वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है EPS 95 पेंशन की नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। दोस्तों EPS 95 पेंशन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फाइनल अपडेट सामने आया है। तो चलिए इस अपडेट को फटाफट से आप लोगों के बीच रखते हैं, बताते हैं आप लोगों को पूरी अपडेट विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में आप बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि एक सब्सक्राइब होता है हमारी मेहनत का फल। और बेल आइकन दबाने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं EPS 95 पेंशन से संबंधित अपडेट आएंगी तो वो अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाएगी और आप लोग एक सच्ची खबर का सामना कर सकोगे। चलिए दोस्तों यहाँ से करते हैं आज की अपडेट को स्टार्ट। आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा पूरा अंत तक। EPS 95 हायर पेंशन केस सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपडेट। EPF पेंशन केस सुप्रीम कोर्ट ने EPFO के अपील पर फैसला सुरक्षित। आगे है कि EPS 95 उच्च पेंशन मामले सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपडेट। आज 11/8/2022 प्रिय मित्रों, दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संशोधित EPS 95 पेंशन के मुद्दे पर EPFO के विधान वकील श्री द्वारा फिर से प्रस्तुत किया गया। दोस्तों ये अपडेट 11 तारीख की यानी कि कल की अपडेट है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो वही अपडेट है दोस्तों। चलिए आगे बताते हैं। R सुंदरम उन्होंने कहा कि शुरू 2 सीढ़ियाँ हैं, एक संशोधन से पहले सेवानिवृत्ति होने वाले पेंशन भोगियों से पहले और दूसरी जो संशोधनों के बाद सेवानिवृत्ति हुए और अभी भी सेवा में नहीं है, इसीलिए जिन्होंने उच्च पेंशन में योगदान नहीं दिया है वे अब विकल्प नहीं चुन सकते हैं। वहीं आगे है कि उन्होंने तर्क दिया कि अगर उच्च पेंशन की अनुमति नहीं है तो भी 36,000 करोड़ रुपए का घाटा है उसने दिया था जब उच्च पेंशन के लिए कर्मचारी की सहमति आवश्यक है और इसमें पेंशन भोगियों ने नियोक्ता के साथ सहमति नहीं दी थी, इसीलिए अब वह उच्च विकल्प का हकदार नहीं है। EPS 95 के तहत विकल्प स्वचालित नहीं है। श्री सुंदरम ने RC गुप्ता मामले के एक पैरा का हवाला देते हुए कहा कि अधिनियम के तहत धारा 26(6) और 11(3) दोनों के तहत विकल्प अनिवार्य है। उन्होंने अंशदायी पेंशन योजना के होने से इस चरण में 45 का भी हवाला दिया। श्री सुंदरम ने कुछ भ्रम पैदा करने के प्रयास में एक कंपनी के एक CEO का उदाहरण दिया जो 12 लाख मासिक पेंशन वेतन प्राप्त कर रहा था और इस योजना का सदस्य भी है। वहीं आगे है कि भारत सरकार के विद्वान वकील श्री बनर्जी ने भी वित्तीय स्थिरता के बारे में बात की, लेकिन बदले में न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि उन्होंने इससे पहले आपकी वार्षिक रिपोर्ट में क्यों नहीं लाया, जिसका श्री बनर्जी न्यायाधीशों की संतुष्टि के लिए जवाब नहीं दे सके। श्री बनर्जी द्वारा दिए गए तर्क के बीच माननीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने श्री बनर्जी से कहा कि CBT और भारत सरकार द्वारा विविध अनुमोदित माननीय केरल उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के बाद अब आगे लागू नहीं किए के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। वहीं आगे है कि मित्रों, एक बात अध्यक्ष हस्ताक्षरी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शुरू से यानी 2/8/2022 से लगातार पूरी कार्रवाई देख रहे हैं। एक बात यह कह सकते हैं कि सभी ने अपनी दलीलें ज़बरदस्ती रखी, चाहे वह EPFO भारत सरकार के वकील हो या पेंशन भोगी। यद्यपि EPFO के वकील की दलीलें हम सभी पेंशन भोगियों के लिए सुपाच्य या अच्छी नहीं है। इन्होंने भी माननीय पीठ को समझाने की पूरी कोशिश की थी। एक बात और कहा जा सकता है कि माननीय न्यायाधीशों की पूरी पीठ काफ़ी खुली और ग्रहणशील थी और इस मुद्दे की गहराई में जाने के लिए सरल प्रश्न पूछने में संकोच नहीं किया ताकि निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आप लोगों के बीच रखा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट जो मैंने आप लोगों को रखा बीच में बताया। तो सारी खबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो अब आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।